हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है हम आपका नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो जो बायोटेक्नोलॉजी आपकी यूनिट दे रखी है इसके अंदर आपको दो चैप्टर्स को पढ़ना है। पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। जो सेकंड चैप्टर है वो है इसकी एप्लीकेशन। अगर कोई बच्चा बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत बेहतरीन पकड़ करना चाहता है और वो चाहता है कि उसका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, सारे के सारे क्वेश्चन उसके बने और एप्लीकेशन वाला चैप्टर उसे समझ में आए, तो भैया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस जो ये जो चैप्टर है इसको आपको बेहतरीन तरीके से कमांड करना होगा। और यकीन मानिए बायोटेक्नोलॉजी इतनी शानदार यूनिट है और इतना मजा आता है, इसको हाईली कंसेप्चुअल है। अगर आपने समझने पर पूरा ध्यान दिया तो विश्वास करना एप्लीकेशन वाला चैप्टर आपको मजाक लगेगा। आप कहोगे यार कितना ही आसान है बायोटेक्नोलॉजी। जितना भी फोकस है सारा का सारा इस चैप्टर पर रखो, जितने इसके लेक्चर्स आएंगे समझो। ये जो आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इसके अंदर आप जो है प्रिंसिपल्स पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी के और प्रोसेस पढ़ते हो कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, आप ये जानोगे। इसके अलावा इस बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को करा कैसे जाता है। ठीक, आज इसका लेक्चर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी क्या है, फिर हम बताएंगे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ठीक, फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक पर बात करेंगे। पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जितना भी बेसिक है आपको सारा कराया जाएगा। और अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी लेक्चर स्किप करा और उसके बाद आपने उसका नेक्स्ट लेक्चर देखा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये चैप्टर पूरा का पूरा लिंक है, यकीन करिए प्लीज। और जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊँ उस तरीके से आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी मैं अपने तरीके से आपको इसकी करा दूंगा। जब मैं इसका फाइनल लेक्चर ले रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का, यकीन मानिएगा सारी की सारा जो है आपके दिमाग में होगा कंसेप्ट इसका। ठीक, तो चलो आओ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और अगर किसी भी बच्चे को आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो उसे मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड दिख रहा है, स्कैन करके भी आप जो है टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, या फिर आप जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां पर इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी तक जितने भी लेक्चर मैंने यूट्यूब पर लिए हैं उन सब की पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगी। अब चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला आपके मन में जो ख्याल आता है, सर ये बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, तो जरा देखो बायोटेक्नोलॉजी है क्या, समझना। यार एक मिनट, देखो बायोटेक्नोलॉजी, जरा देखो देखो अब ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक है आपका बायो, दूसरा है आपका टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब क्या होता है, क्या बायो का मतलब लाइफ होता है? हाँ, लाइफ मतलब मैं क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकता हूँ? यस सर, आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का मतलब है बच्चा टेक्निक्स। यानी कि आप सर कुछ ऐसी बात कर रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म और कुछ टेक्निक्स की। ठीक, अब जरा सुनना। कुछ आपने जो है कुछ प्रोसेसेस जो है मैं आपको बताता हूं। हम एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्निक्स को जो है हम पढ़ रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ प्रोसेसेस बनाती हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होती हैं, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब ये तो होगी डेफिनेशन डेफिनेशन। सर कोई एग्जाम्पल तो जिससे हमें समझ में आए। एग्जाम्पल है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हो। आजकल बहुत जो है ट्रेंडिंग में ये शब्द चलता है आईवीएफ। ठीक, तो सर क्या होता है इसके अंदर, आपको पता है कि कभी जभी जो है क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ जो है नॉर्मली कंसीव नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो? तो वो क्या करते हैं, वो जो है सर्टेनली डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो कि आपके इन विट्रो स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं, मेल से स्पर्म लेते हैं, फीमेल से गैमीट लेते हैं और दोनों का लैब के अंदर क्या कराते हैं बच्चा, फ्यूजन कराते हैं, समझ रहे हो? बाद में बनता है फ्यूजन से क्या, जाइगोट। और देन बाद में जो है उसको ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल में जो है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, तो आपने देखा एक जो है टेक्निक ऐसी डेवलप करी गई जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे उनको भी क्या कराया गया, कंसीव कराया गया। और जो है उनके लिए भी क्या हो गया, जो जिनका बच्चा हो पाना मुश्किल था उनको भी बच्चा हो गया। किसकी मदद से, हमने कुछ टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करा। और
टेक्नोलॉजी का तो हमने इस्तेमाल करा, बट इस टेक्नोलॉजी में किसने साथ दिया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने। जैसे कि मेल ने क्या दिया? अपना मेल गैमीट, फीमेल ने क्या दिया? फीमेल गैमीट। आपको समझ में आया? तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में क्या है? टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से हम कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ एंजाइम्स का, कुछ उनके प्रोडक्ट्स का, जिनकी मदद से हम बनाते हैं क्या? कुछ प्रोडक्ट या कुछ यूजफुल ऐसी प्रोसेसेस जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। याद रखना, कोई भी चीज जो करता है ह्यूमन, हमेशा पैसे के लिए या फिर कोई बेनिफिट उससे हो रहा हो तभी करी जाती है। तो क्या आपको बायोटेक्नोलॉजी समझ में आया? हाँ या ना? बताओ, क्या आपको बायोटेक्नोलॉजी समझ में आया? हाँ सर, कुछ कुछ हमें अंदाजा लगा सर। हम जो है यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जिसके अंदर हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे, या तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, और उसकी मदद से हम क्या बनाएंगे? कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर कोई एक ऐसी बेहतरीन सर्विस जो है उससे लेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि आपका हो गया बच्चा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, तो चलो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं इसकी। आओ देखो, तो अब आप हेडिंग डालोगे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन यूनिट है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे ना, आप ऐसा लगेगा आपको कि यार मैं ही बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूं। ठीक, देखो, तो मैंने क्या कहा, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इसके अंदर हम टेक्निक्स की बात करते हैं। अभी तो आपने बहुत ऊपर ऊपर से जाना, अभी आप देखोगे कि किस तरीके से होता है। ठीक, टेक्निक्स जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं किसको? आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, या फिर उन ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स को। टेक्निक्स ऑफ यूजिंग, आप लिखोगे यहां पर बच्चा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फॉर, और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। या तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, या फिर उस ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले एंजाइम्स का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से हम क्या बनाएंगे? जिसकी मदद से हम बनाएंगे आपकी क्या? जिसकी मदद से हम बनाएंगे टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस, यूजफुल टू ह्यूमंस। बताओ, क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में आई? हाँ या ना? यानी कि हम एक्चुअली में क्या कह रहे हैं, यानी कि डेफिनेशन क्या करिए, यहाँ पर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर, हम टेक्निक्स जो है क्या करते हैं। चलो अरे यार, एकदम से कभी भी एकदम स्टकनेस आ जाती है ना दिमाग में एकदम, मतलब। चलो देखो, तो क्या आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन समझ में आ गई? बताओ है या ना? अब जो है आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर बायोटेक्नोलॉजी जो अभी है, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, क्या यही बायोटेक्नोलॉजी है? क्या पहले भी बायोटेक्नोलॉजी थी? हाँ बिल्कुल थी। अब आप देखोगे दो टाइप इसके, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो, पुराने टाइम में भी बायोटेक का इस्तेमाल करा जाता था। ठीक, अब जरा समझना, क्या आपके घर में दही जमाई जाती है? कर्ड, बिल्कुल हाँ सर। क्या आपके घर में तो नहीं, पर आपने कुछ, आपने ब्रेड और वाइन को बनते हुए देखा है? बिल्कुल। अब होता क्या है, जो आपकी कर्ड होती है वो कैसे बनती है? आपको पता है, दूध लिया जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दही का सैंपल डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टार्टर। बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर होते हैं बच्चा लैक्टोबैसिलस। आपका बैक्टीरिया कौन है, या फिर आप उसको कह सकते हो माइक्रोब, जो कि लैक्टोबैसिलस, वो जाता है और वो उसको जो है कर्ड बना देता है। किस तरीके से बनता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, जब मैं आपको जो है ह्यूमन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ाऊंगा चैप्टर, वहां पर मैं आपको बता दूंगा कर्ड कैसे बनती है। ठीक, यानी कि अब आपने देखा, हमने जो है एक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करा, हमने लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करा दूध को किस में कन्वर्ट करने के लिए? दूध को दही बनाने में, कर्ड बनाने में। तो देख रहे हो, हमने एक प्रोसेस को जो है, एक सर्विस जो है उससे ली। तो ये भी क्या है, ये भी तो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है। आप समझ रहे हो? इसके अलावा ब्रेड बनाना किसकी मदद से? ईस्ट की मदद से। आपका वाइन बनाना किसकी मदद से? ईस्ट की मदद से। ये सब बायोटेक्नोलॉजी है।
इसको हम कहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जब हम न्यू बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर आईवीएफ आ जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, डीएनए वैक्सीन्स, और इसके अलावा आपकी जीन थेरेपी। क्या होती है सर जीन थेरेपी? किसी डिफेक्टिव जीन को एक शानदार जीन से, एक सही जीन से रिप्लेस कर देना ही कहलाता है जीन थेरेपी, जो कि आप पढ़ोगे भी। ठीक, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये होती है। तो सर क्या फर्क है ओल्ड में और न्यू में? देखो ओल्ड में ये फर्क है कि आपने जो है लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करा, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करा जाता था, इसमें आपकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में। और यहाँ पर जो नेचुरल कैपेबिलिटी होती थी किसकी, ऑर्गेनिज्म की, उसका इस्तेमाल यहाँ पर करा जाता है। इसके अलावा आप ये देख रहे हो, जैसे कि आपके घर में दही जम रही है, तो आपकी मम्मी को नहीं पता वो एक बायोटेक्नोलॉजी है। आपकी मम्मी को नहीं पता कि यार उसके पीछे की प्रोसेस क्या है, क्या उसकी साइंटिफिक प्रोसेस माँ जानती है, आपकी नहीं जानती। जबकि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके पीछे की साइंटिफिक प्रोसेस हम जानते हैं कि भैया किस तरीके से जो है हमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट ड्राइव करना है, किस तरीके से बनाना है। जैसे कि अगर मैं आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक और बेहतरीन एग्जांपल दूं तो आपका वो आएगा आपका नहीं, आप जो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। आपने देखा तो कुछ प्लांट्स पे क्या होता है भैया, पेस्ट होते हैं और आके उस प्लांट को बर्बाद कर देते हैं। तो हमें क्या करना होता था, हम उस पर छिड़कते थे पेस्टिसाइड्स, जिससे कि उन पेस्ट पर कंट्रोल करा जा सके। ठीक, तो अब क्या करा साइंटिस्ट ने, सोचा कब तक इसको छिड़कते रहेंगे, अब ये उसको तो मार रहा है, इसके अलावा हमारे फूड में भी आ रहा है तो हमको भी नुकसान पहुंचाता है। और फिर ये जो है क्या कर रहा है कि ये जो है कुछ यूजफुल उनको भी मार रहा है, इंसेक्ट जो काम के हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इस चीज को टैकल करने के लिए उन्होंने करा यार कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो प्लांट है ना, इस प्लांट के को ही थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इसी के कुछ जेनेटिक मटेरियल में थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं, और जो है इसी के जो जेनेटिक मटेरियल उसको मॉडिफाई कर देते हैं इस तरीके से कि ये जो है पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। अब आपको पता लगेगा इस चैप्टर में कि ये भैया करा कैसे जाता है ये सब कुछ, जिस चीज की हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं। ठीक, आओ देखो, तो मैंने आपसे कहा बायोटेक्नोलॉजी के आपको एक तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी। देखो इस तरीके से आप लिखो, देखो तो आप यहां पर इसे ओल्ड स्लैश ट्रेडिशनल कह सकते हो, ओल्ड स्लैश ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, तो यहां पर आप इसको कह सकते हो न्यू स्लैश मॉडर्न। ठीक, अब जरा देखो ये किसके ऊपर बेस्ड थी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी किसके ऊपर बेस्ड थी, जरा ध्यान से देखो। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी आपकी बेस्ड थी, किसके ऊपर बेस्ड थी, आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनकी जो नेचुरल कैपेबिलिटी है उसके ऊपर बेस्ड थी। कौन, आपकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। और जो है हम इसकी जो साइंटिफिक प्रोसेस थी इसके पीछे की वो हम नहीं जानते थे। ठीक, तो आप यहां पर लिखोगे क्या, बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ, बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ कैपे बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आपका हो गया कौन, लैक्टोबैसिलस हो गया, आपका ईस्ट हो गया, ये कौन है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो हैं, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आप इसमें लिखोगे कर्ड, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका, आप लिख लो यहाँ पर वाइन, आप इसके अलावा लिख लो ब्रेड। आप जानते हो वाइन और ब्रेड मेकिंग में किसका इस्तेमाल होता है, ईस्ट का। ठीक, और इसके अलावा आपकी जो कर्ड है उसे कौन, उसमें किसका इस्तेमाल होता है, आपका लैक्टोबैसिलस का। तो इसमें आ गया आपका ईस्ट, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है वो है ईस्ट, और कर्ड मेकिंग में आपका इस्तेमाल होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो आपको समझ में आ गया बेसिकली हो क्या रहा है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि जो है आखिर इसके पीछे की साइंटिफिक प्रोसेस क्या है। ठीक, जबकि हम नई बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर एक्चुअली में बनाया जाता है पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो डीएनए है उसके अंदर कुछ जो है क्या कर दिया गया है बच्चा, उसका जो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है,
ठीक है, अब इसको क्यों करा गया, जिससे कि हम जो प्रोडक्ट है उसको एक लार्ज स्केल पर जो है ले सकें। ठीक, ये है आपका न्यू बायोटेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है आपकी, इसमें आपका किसका इस्तेमाल कराया जाता है, इसमें आपका इस्तेमाल कराया जाता है यूज ऑफ, पहले तो आप यहां पर लिख दो न्यू बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन यूज ऑफ जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब देखो जीएमओ नाम से ही समझ में आ रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या करा गया है, मॉडिफिकेशन करा गया है, समझ रहे हो, उनका जो है यहाँ पर आपका इस्तेमाल करा जाता है। अगर अभी किसी बच्चे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा यार इंतजार करो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा होगा उनको तो सारी चीजें क्लिक कर रही होंगी उनके दिमाग में। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, जो प्रोडक्ट है उसका जो है क्या कर सकें, उसका जो प्रोडक्शन है लार्ज स्केल पर करा जा सके, टू अचीव प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, टू अचीव प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं आपके आईबीएफ, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक एस फर्टिलाइजेशन तो आप जानते हो, मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है जो आर्टिफिशियली लैब में कराया जाता है। ठीक, इन विट्रो मतलब आपका टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल आपका डीएनए वैक्सीन्स, डीएनए वैक्सीन्स, और आप यहां पर लिख सकते हो जीन थेरेपी, यानी कि अब जो है हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं कि भैया अगर किसी का जीन खराब है और बहुत जल्दी पता लग जाए, समझ रहे हो, तो हम उसके जीन को ही रिप्लेस कर सकते हैं एक सही जीन के साथ। क्या आपको समझ में आ गया, तो आप बच्चा इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक हमारी जो है ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, उसने भी एक डेफिनेशन दी है, और जो उसने डेफिनेशन दी है वो ट्रेडिशनल व्यू को भी इंक्लूड करती है और मॉडर्न व्यू को भी इंक्लूड करती है। फिर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, बट पहले आप इसको पॉज करो बच्चों और फिर देन आप इसको नोट करो। हो गया नोट, अब देखो आगे। अब देखो एक आपकी जो है फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसका नाम क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आपकी क्या है, आपकी एक फेडरेशन है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको आप कहते हो बच्चा ईएफबी। तो ईएफबी जो डेफिनेशन आपको बताती है किसके बारे में, आपकी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जरा देखो। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशन जो है वो दोनों ही व्यूज को क्या करती है, इंक्लूड करती है, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल व्यू हो बायोटेक्नोलॉजी का, चाहे फिर वो आपका मॉडर्न व्यू हो। ठीक, तो आप यहां पर लिखोगे इंक्लूड बोथ ट्रेडिशनल व्यू एज वेल एज मॉडर्न व्यू। तो आप यहां पर लिखोगे इंक्लूड बोथ ट्रेडिशनल व्यू एज वेल एज मॉडर्न व्यू। अब जरा इनकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, जरा देखो। अब जो है बच्चों हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ईएफबी ने आखिर कौन सी डेफिनेशन दी है। तो देखो ईएफबी जो डेफिनेशन आपकी देती है वो सुनना जरा ध्यान से, द इंटीग्रेशन ऑफ, और इस डेफिनेशन के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, एज इट इज ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, कॉमा सेल्स, कॉमा पार्ट्स, कॉमा मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जरा डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, फिर जो है इस पर हम बात करेंगे कि ये कहना क्या चाह रही है, और आपको पता है ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है, क्योंकि जो मैंने आपको पीछे लिखवाया है वही है ये डेफिनेशन और कुछ नहीं है। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, द इंटीग्रेशन ऑफ
ये किसको जोड़ने की बात कर रही है? इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, नेचुरल साइंस को किसके साथ? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। या तो हम उसका ऑर्गेनिज्म, या तो देख रहे थे आपने कि पूरा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम, याद होगा मैंने अभी पीछे आपको बताया था एंजाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कह रही है या तो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करोगे, या फिर आप सेल को जोड़ रहे हो, या फिर आप कोई पार्ट उसका ले रहे हो, या फिर आप मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। अभी मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, रुक जाओ। कॉमा मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, और इनको हम जोड़ के करना क्या चाहते हैं भैया, काम क्या है, जिससे कि हम कुछ प्रोडक्ट ले सकें, और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे लिए यूजफुल होंगे, और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या डेफिनेशन समझ में आई आपको, हाँ या ना बताओ। तो ये है आपकी डेफिनेशन किसकी, ईएफवी की, जो वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए देते हैं। तो बेसिकली ये कह के आ रहे हैं, ये यही तो कह रहे हैं यार, जो आपकी नेचुरल साइंस है, ठीक है, उसको जो है क्या कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके साथ, आपकी ऑर्गेनिज्म हो गए, या फिर ऑर्गेनिज्म की कोई सेल हो गई, उसका कोई पार्ट हो गया, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स हो गया, इनको जोड़ो जिससे कि हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट या प्रोसेसेस बना सकें जो हमारे लिए यूजफुल है। जैसे कि आपने देखा अभी क्या, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था आपका किसका, आपका जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का एग्जाम्पल दिया, तो हमने क्या करा, हमने जो है कुछ ऐसा चेंज कर दिया प्लांट के अंदर कि भैया उसके जो है जेनेटिक मटेरियल को ही मॉडिफाइड कर दिया कि भैया प्लांट अब खुद ब खुद क्या हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। अब उसके ऊपर जबरदस्ती पेस्टिसाइड छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। तो देख रहे हो हमने नेचुरल साइंस को किस तरीके से जोड़ा, जिससे कि बेहतरीन कोई प्रोडक्ट बन सके या फिर कोई सर्विस ली जा सके। जब आप बायोटेक्नोलॉजी के और एग्जांपल्स पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी आपके दिमाग में सेट होगी। पहला लेक्चर थोड़ा सा अनसेटल करता है बच्चों को, बट यकीन मानिए बहुत बेहतरीन है बायोटेक्नोलॉजी। नोट करो चलो इसको। फिर मैं आपको बताता हूँ ये मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या होते हैं। हो गया, नोट कर लिया। अब जरा देखो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या होते हैं। देखो कुछ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो नेचर में मिलते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो मिलते हैं एक्चुअल में उनका ही एक वर्जन बना लेते हैं अपना खुद का, यानी आर्टिफिशियल हमने वही बना लिया। तो हम क्या करते हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम उसका फंक्शन होता है, तो सर हमने इसकी एक कॉपी बनाई क्यों, क्यों हमने इसकी रेप्लिका बनाई एक, ठीक है। यानी कि कुछ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खुद ब खुद आपके मिल रहे हैं, हम क्या करते हैं उसकी एक कॉपी बना लेते हैं, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में, बिल्कुल फंक्शन में। अब हम ऐसा करते क्यों है, इसका जो है बेहतरीन जो एग्जांपल आता है वो आता है ड्रग रिसर्च। सपोज करो कोई ड्रग डेवलप हुई, हम देखना चाहते हैं कि यार इसका इफेक्ट इस वाले मॉलिक्यूल पे किस तरीके से होगा। अब हम उस पर तो करके नहीं देखते, हम क्या करते हैं उसकी एक रेप्लिका बना लेते हैं और उस पर उस चीज को जो है क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि यार वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। बेसिकली ये क्या करती है, जो रिसर्चर्स हैं उनको मदद करती है स्टडी करने में, क्या स्टडी करने में, फंक्शंस, कि भैया वो ड्रग किस तरीके से, जो उस मॉलिक्यूल है उस पर किस तरीके से फंक्शन कर रही है। इसी को हम कहते हैं बच्चा मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। तो आपको समझ में आ गया मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या है। बेसिकली मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके सिमिलर हैं, किसके अंदर, फंक्शन में, आपके आपके सिमिलर है स्ट्रक्चर में, आपके सिमिलर है फंक्शन में, किसके, इससे सिमिलर हैं जो आपके नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। और हमने इनको क्यों डेवलप करा, रीजन क्या है इन्हें डेवलप करने का, जिससे कि हम जो है क्या कर सकें, आपके स्टडी कर सकें किसी चीज का इफेक्ट किस तरीके से इनके ऊपर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई ड्रग डेवलप करी, वो जानना चाहता है कि भैया जब मैं इस ड्रग का इस्तेमाल करूंगा तो इसका किस तरीके से किस चीज पर कैसे असर होगा। तो क्या करूंगा, मैं उसकी एक कॉपी बनाऊंगा और उसके ऊपर उस चीज को करा के देख लूंगा, जिससे मुझे जो है थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, अच्छा आइडिया मिल जाएगा। समझ रहे हो। तो ये होते हैं आपके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। क्या मैं आपको लिखाऊं नोट डाल के मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, बताओ। चलो लिखा देता हूं ना, बच्चे भूल जाते हैं। तो आप यहां पर डाल लो एक नोट, आप डाल लो बच्चों यहां पर एक नोट, और नोट डाल के आप लिखो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के बारे में। मॉलिक्यूलर एनालॉग, देखो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स
तो ये जो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स दैट आर molecules that are similar in molecules that are similar in structure and function that are similar in structure and function with the naturally occurring molecules with the naturally occurring molecules with the naturally occurring molecules। और रीजन क्या है इनको बनाने का, इनको जो बनाने का वो रीजन है वो ये है जिससे कि जो इफेक्ट है, जिससे कि उनकी स्टडी करी जा सके कि भैया किस चीज का जो है हम कुछ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस पर किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे इसका हमें पता लग सके। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया? जो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का वो आता है ड्रग रिसर्च में। ड्रग रिसर्च में काफी मदद करते हैं ये मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। ठीक, ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, आपको इतना नहीं जानना है। ठीक, शायद आपसे कोई पूछेगा भी नहीं मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या होते हैं। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, काफी बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। तो देखो इसकी दो कोर टेक्निक्स होती हैं। एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है सर, जेनेटिक मतलब जेनेटिक मटेरियल की बात चल रही है। इंजीनियरिंग मतलब कुछ सर जोड़ तोड़ के हम बना लेंगे। इंजीनियरिंग इसी को तो कहते हैं भाई। इंजीनियर क्या करते हैं, कुछ तो जुगाड़ करते हैं और जो है क्या करते हैं, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि अब हम क्या करेंगे, कुछ जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ जो करी जाएगी उसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो दूसरा है इसका प्रोसेस वो है बायोप्रेस इंजीनियरिंग। ठीक है, अब जरा देखो, लिखो आप क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये पीएलई वाला प्रिंसिपल आएगा, कहीं पीएल वाला मत कर देना, वो स्कूल का होता है। यहां पर हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल्स क्या हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। तो कोई भी आपसे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स पूछे तो आप क्या बताओगे उसको कि भैया एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा होता है बायोप्रेस इंजीनियरिंग। ठीक है, अब बायोप्रेस इंजीनियरिंग क्या होती है अभी आपको पता लग जाएगा, रुको। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आपको देखने को मिलती है टू कोर टेक्निक्स, टू कोर टेक्निक्स। जरा देखो, एक तो होगी बच्चों आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी होगी आपकी बायोप्रेस इंजीनियरिंग, एक हो गई आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरी आती है बच्चा, वो आती है आपकी बायोटेक इंजीनियरिंग, सॉरी बायोप्रेस इंजीनियरिंग, बायोप्रेस इंजीनियरिंग। जिसमें से हम सबसे पहले जो है आप शुरू करते हैं आपकी क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। पॉज करके नोट कर लो, आपने लास्ट स्लाइड भी आई होप नोट कर ली होगी। हो गया, चलो आगे देखो। अब आप यहां पर डालो जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाम जैसा कि बता रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मतलब कुछ जेनेटिक मटेरियल या जीन की बात यहां पर हो रही है जिसके साथ हम कुछ इंजीनियरिंग करने वाले हैं, कुछ छेड़छाड़ करने वाले हैं। तो मैंने आपसे, अब मैं आपको बताता हूं, आपको अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगने लगेगा आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको पता है पहले भी पढ़ चुके हैं उनको तो देखो, हम एक्चुअली में क्या करते हैं इसके अंदर, हम क्या करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स का जो इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम जो है क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाइड कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था थोड़ी देर पहले, क्या मैंने आपसे कहा था, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में। यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसके जेनेटिक मटेरियल को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, और मॉडिफाई करके क्या कर दिया, उसको बना दिया ड्रग रेजिस्टेंट। तो हमने बेसिकली करा क्या, हमने जो है कोई एक ड्रग रेजिस्टेंट जीन था जो कि हमने क्या करा, उस प्लांट के जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ दिया। जब वो उसको जीन मिल गया तो उसने अपना इफेक्ट दिखाया, और उसने अपना इफेक्ट क्या दिखाया, उसने जो है ड्रग, सॉरी माफ करना, पेस्ट रेजिस्टेंट जीन। अरे यार ड्रग क्यों निकल जाता है बार बार, क्योंकि हम जनरली इसमें ई कोलाई वाला एक बात करेंगे, एग्जाम्पल आगे आएगा, इसलिए बार बार ड्रग निकल जाता है। तो मैंने कहा था आपसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो हमने बेसिकली क्या करा,
जो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल था उसके साथ क्या करा हमने, जो है पेस्ट रेजिस्टेंट जीन को जोड़ दिया। अब वो अपना इफेक्ट शो करेगा, और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट उसका ये होगा कि वो जो है जब भी जो है पेस्ट कोई आएगा तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेगा। आपको समझ में आ गया? तो हम इसमें क्या करते हैं बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में, हम जो है आपके क्या करते हैं, हम केमिस्ट्री ही बदल देते हैं किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। तो इसमें क्या होता है, टेक्निक्स का इस्तेमाल करा जाता है, टेक्निक्स का जो है क्या करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है किस चीज के लिए, टेक्निक्स टू चेंज। और हम क्या चेंज कर रहे हैं, केमिस्ट्री बदल रहे हैं उसकी, समझ रहे हो, टू चेंज केमिस्ट्री ऑफ, टू चेंज केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, टू चेंज केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल की जो है केमिस्ट्री बदल रहे हैं, बेसिकली उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, या फिर डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है? जरा बताओ मुझे। शायद आप में से मोस्टली लोगों ने आंसर दिया होगा डीएनए, बट नहीं बच्चा, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आ गया आपको, दोनों ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, वायरसेस में नहीं देखने को मिलता आपको आरएनए जेनेटिक मटेरियल। तो देखो, जेनेटिक मटेरियल बच्चा आपका डीएनए भी है, और इसके अलावा आपका क्या है, आरएनए भी है। अब जब आप इसके साथ जो है क्या करोगे, छेड़खानी करोगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, क्या वो जेनेटिक जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो जो जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा, पता है हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेसिकली हम यहाँ जेनेटिक मटेरियल को डीएनए मान के चल रहे हैं, इसलिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए शब्द आपको सुनने को मिलेगा। ऐसा करो, आप इसको यहाँ से हटा दो, डीएनए एंड आरएनए आपको पता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। तो जब आप इसके अंदर चेंज कर दोगे, जेनेटिक मटेरियल के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर दोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज्ड डीएनए देखने को मिलेगा, जिसको आप कहोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको आर डीएनए के नाम से भी जाना जाता है, पर आप इसको क्या कहोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बनता किस तरीके से, ये आज के ही लेक्चर में हम देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया। अब होगा क्या, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया। अब क्या ये डीएनए अपना असर दिखा देगा? ऐसे ही नहीं। जब आप इसको किसी होस्ट के अंदर, जब तक आप इसको ट्रांसफर नहीं करोगे, तब तक ये अपना जो है इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ट्रांसफर भी जो है इसका करा जाता है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए, ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए। आर डीएनए का ट्रांसफर कहां करना है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक, और जब आप इसको ट्रांसफर कर दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा, किसके अंदर, फिनोटाइप में, किसके, होस्ट ऑर्गेनिज्म के। चेंज इन फिनोटाइप ऑफ, चेंज इन फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने समझा क्या, आपने जो है इसके अंदर ये जाना जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर ही जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपने क्या करा, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करा, जिससे आपने जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा चेंज कर दिया, और जो जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ तो फिर वो क्या कहलाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना असर ऐसा तो है नहीं बदल के खुद ब खुद दिखाने लग जाएगा। भैया आपको भी डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी होस्ट, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना होगा, जिसको आप कहोगे होस्ट ऑर्गेनिज्म, और जब आप उसके अंदर डालोगे तो वो कुछ इफेक्ट शो करेगा। और इन सब की ये जो तीनों के तीनों प्रोसेसेस हैं, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं बच्चा, इसी को हम कहते हैं आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जो दूसरी प्रोसेस आती है वो आती है आपकी बायोप्रेस इंजीनियरिंग। क्या होती है सर बायोप्रेस इंजीनियरिंग? अब मुझे एक बात बताओ, जब आप ये पूरी प्रोसेसेस कर रहे होंगे, जब आप डीएनए को आइसोलेट करोगे, उसके साथ छेड़छाड़ करोगे और उसे क्या बनाओगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे, यानी कि आप अपना मनचाहा जीन किसी एक जेनेटिक मटेरियल में जोड़ रहे हो। तो जब आप ये सारी प्रोसेसेस कर रहे होंगे, जब आप उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि जिस जगह पर आप ये कर रहे हो वहां पर एक स्टेराइल एनवायरनमेंट हो? स्टेराइल एनवायरनमेंट मतलब सर, यानी कि वहां पर कोई भी माइक्रोब ना हो, कोई भी कंटामिनेशन ना हो,
क्यों ये सब जरूरी है? वहां पर कोई भी बैक्टीरिया ना हो, बिल्कुल स्टेराइल एनवायरनमेंट हो, यानी कि बिल्कुल साफ सफाई हो। ये इसलिए जरूरी है क्यों? क्योंकि आप जो है क्या चाहते हो, आपने एक एम लेके चले हो कि यार मुझे किसी, जैसे कि हमारा एम था सॉरी यार ड्रग आ गया, हमारा क्या एम था? हमारा एम था पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना। तो इसके लिए हमने क्या करा, प्लांट का डीएनए लिया, उसके अंदर हम क्या जोड़ना चाहते हैं, हम जो है पेस्ट रेजिस्टेंट जीन जोड़ना चाहते हैं। अब ये जो हमारा एम है इसको हम ऑब्टेन कर पाए, आप समझ में आ रहे हो? इसके लिए क्या जरूरत है, आसपास भाई सफाई हो। नहीं तो हम ये प्रोसेस जब कर रहे होंगे थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो जाएगी तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो आपको समझ में आ गया? नहीं तो जो हमारा प्रोडक्ट हम चाहते हैं जो बने, वो प्रोडक्ट हमारा बन के नहीं आएगा अगर हमने अपने आसपास जिस एनवायरनमेंट में हम कर रहे हैं वहां पर सफाई नहीं रखी। तो बायोप्रेस इंजीनियरिंग का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना जेनेटिक इंजीनियरिंग का है। अगर बायोप्रेस इंजीनियरिंग का ख्याल नहीं रखा गया तो भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी प्रोसेस फेल होने वाली है। क्या आपको समझ में आ गया? भैया इतनी, आपको लगता है कि बहुत महंगी प्रोसेसेस होती हैं ये, आप समझ रहे हो? बहुत ख्याल रख के जो है काम करा जाता है लैब के अंदर। आपने देखा होगा लोग बिल्कुल सूट पहन के, सूट नहीं बेसिकली क्या करते हैं, आपने देखे होंगे वो क्या कहते हैं उनको, उनके अलग जो है पूरे वो होते हैं, और जब वो अंदर जाते हैं तो यूवी रेस से पास होके जाते हैं, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया जो है उनके उन क्लॉथ्स पर मौजूद ना हो। मास्क लगा हुआ होता है, सब कुछ बहुत सावधानी से जो है, आपने देखी होंगी लैब की इमेजेस देखी होंगी, कुछ पिक्चरों में भी आपने देखा होगा जहाँ पर डीएनए के साथ काम करा जाता है, समझ रहे हो? क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं वही बने, कुछ और ना बन के आ जाए, इसलिए जो है वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अब आप हेडिंग डालोगे बच्चा बायोप्रेस इंजीनियरिंग, बायोप्रेस इंजीनियरिंग। तो मैंने क्या कहा, बायोप्रेस इंजीनियरिंग में, बायोप्रेस इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिलती है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट। और इसका मतलब क्या है स्टेराइल एनवायरनमेंट का, यानी कि आप लिखोगे बच्चा क्या, यहां पर लिखोगे आप माइक्रोवियल कंटामिनेशन फ्री, माइक्रोवियल कंटामिनेशन फ्री, यानी किसी भी तरह का किसी भी माइक्रोब का कंटामिनेशन वहां पर नहीं होना चाहिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। ऐसा एनवायरनमेंट की आपको जरूरत है इस प्रोसेस को करने के लिए। क्यों करा जा रहा है ऐसा? फॉर, ये रीजन क्या है इसको करने का, फॉर, जिससे कि भैया हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसी की ग्रोथ हो सके, फॉर ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड, ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोव इन लार्ज क्वांटिटीज, जिनसे हम आगे जाके क्या बनाएंगे, जिससे कि हमें कुछ प्रोडक्ट मिल सकें, टू गेट प्रोडक्ट्स, टू गेट प्रोडक्ट्स, कौन कौन से, लाइक, टू गेट प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, कॉमा वैक्सीन्स। आप जो है वैक्सीन आप जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर आप देखोगे कि हम इंसुलिन भी बनाएंगे इसकी मदद से, आप देखोगे, तो देख रहे हो? अगर सोचो उस समय ख्याल नहीं रखा जाएगा किसका, साफ सफाई का, तो जो हम प्रोडक्ट चाहते हैं वो बन नहीं पाएगा, और जितनी हमने मेहनत करी होगी वो क्या हो जाएगी, वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक, इसलिए आपको जो एनवायरनमेंट है उसका साफ सफाई होना चाहिए जहां पर ये काम होगा। तो आप इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। हो गया पॉज, कर लिया नोट? अब चलो मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ, चलो आओ, कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। आपने अब तक पढ़ा, शायद किसी बच्चे को थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सपोज करते हैं, देखो आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था, क्या मैं आपको जब अमन सेलिज्म पढ़ाया था आपको याद है? उसके अंदर मैंने कहा था कि जो आपका पेनिसिलियम है वो क्या करती है, पेनिसिलिन जो है रिलीज करेगी। सपोज करो यहाँ पर पेनिसिलियम है, ठीक, और यहाँ पर प्रेजेंट है कौन, आपका बैक्टीरिया, ठीक है। सपोज करते हैं इकोलाई, यहाँ पर मौजूद है बच्चा आपका इकोलाई,
ठीक। और ये क्या है, ये है आपका पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, आपकी फंजाई है। तो यहाँ पर पेनिसिलियम का मोल्ड प्रेजेंट है। ये ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करता है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या करेगा, इसको किल कर देगा। इसको जो है बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा। क्यों, क्योंकि पेनिसिलिन जो है बच्चा, वो आपकी क्या है, वो आपकी एंटीबायोटिक है और उसका काम है बैक्टीरिया को किल करना, तो इकोलाई को मार देगा। अब इसको इकोलाई को इससे बचने के लिए क्या करना होगा, हम क्या ऐसा करें, इकोलाई के जो है थोड़ा सा जीन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, मैं क्या करता हूं, मुझे पता है ये सब होगा, तो अब मैं इससे बचने के लिए क्या करता हूं, मैं इकोलाई को लेता हूं। देखो सपोज करते हैं ये है आपकी इकोलाई और ये है बच्चा इसका जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, इसका है जेनेटिक मटेरियल। अब मैं क्या करता हूं, उस जेनेटिक मटेरियल को करता हूं आइसोलेट इससे। अब मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है, मैंने करा इस जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट इससे। अब आइसोलेट करके क्या करा, मैंने जो है, मैंने चाहा कि यार अभी जो है ये जब इस पर पेनिसिलिन असर करती है अपना, तो इसको किल कर देती है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो है ड्रग रेजिस्टेंट बन जाए, यानी कि पेनिसिलिन का इसके ऊपर कोई असर ना हो। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट आपका कौन बन जाए, इकोलाई बन जाए। तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं एक जीन लेके आऊंगा। सपोज करते हैं ये एक मैं जीन लेके आया। अब ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये है आपका पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, देखो ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का करा दूंगा फ्यूजन। अब किस तरीके से होता है, ये कैसे होता है, ये तो आपको पूरा पढ़ना है इस चैप्टर में, आप समझो। बट अभी जितना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप उतना सीखो। ये देखो मैंने कोई जुगाड़ करके इसको इस तरीके से इसमें जोड़ दिया। क्या आपको दिख रहा है, अब जो आपको जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है, पता है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसका मैं कर दूंगा बच्चा ट्रांसफर। इसका मैं कर दूंगा आपका ट्रांसफर। इसका करूंगा बच्चा मैं आपका ट्रांसफर। और ट्रांसफर के बाद अब जरा देखना इकोलाई आपका कैसा दिखेगा। अब जो इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल है, जरा देखो ध्यान से, जो इकोलाई का अब जेनेटिक मटेरियल है बच्चा, देख वो तुझे कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब ये जो तुझे इकोलाई दिख रहा है, नॉर्मल इकोलाई नहीं है, ये ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई है। ये ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई है। और ड्रग में भी बात करूं तो पेनिसिलिन के लिए मैंने ये जीन डाला है, तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट इकोलाई है ये, ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई। और ये कैसा इकोलाई है, ये नॉर्मल इकोलाई है। तो ड्रग इस पर जब असर करेगी तो क्या करेगी, ड्रग इसको मार देगी, ड्रग इसको क्या कर देगी, किल कर देगी। बट अगर ड्रग इसके ऊपर असर करेगी तो ये क्या हो जाएगा, नॉट किल, भैया ये नहीं मरेगा। क्या आपको समझ में आया है या ना, मुझे इतना बताओ, क्या आपको समझ में आया। जनरली एक जो इकोलाई है भैया, जब तक वो नॉर्मल है तब तक, जब उसके ऊपर पेनिसिलिन डाला जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो मर जा रही है। बट जब मैं इसका डीएनए निकाल लूं या फिर जेनेटिक मटेरियल निकाल लूं, ठीक है, और मैं इसके अंदर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाल दूं या फिर ड्रग रेजिस्टेंट जीन डाल दूं, जो कि ड्रग के क्या, जो ड्रग के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करेगा, समझ रहे हो। जब मैं इसके साथ इसको जोड़ दूंगा तो इसी का जो डीएनए है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। और फिर मैं जब इसको वापस से इकोलाई में ट्रांसफर करूंगा तो वो जो इकोलाई है वो ड्रग रेजिस्टेंट कहलाएगी। और जब अब इसके ऊपर पेनिसिलिन डाला जाएगा तो इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। क्या आपको अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा यार बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। देख रहे हो मैंने किस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म को भी मॉडिफाइड कर दिया। और ये जो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड हुआ है ना बच्चा, इसी को हम कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी को कहते हैं हम बच्चों जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब हम चाहें तो भैया, जैसे हमने इसको ड्रग रेजिस्टेंट बनाया, हम चाहें तो इसके अंदर कुछ यूजफुल भी तो चीज डाल सकते हैं जिससे हमें कोई प्रोडक्ट बना के दे। ये बताओ हाँ या ना, बिल्कुल बना सकते, नहीं बना सकते। तो आपको समझ में आ गया जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। आपने देखा ना इसके अंदर हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने डीएनए के साथ छेड़छाड़ करी, उसके बाद उस डीएनए को ट्रांसफर करा होस्ट के अंदर, बाद में ये क्या करेगा, अपना असर दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा, फिनोटाइप में जो है चेंज होगा। तो क्या आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ में आ गई। और जब मैं इस प्रोसेस को कर रहा हूं, क्या मुझे उस समय सफाई का ध्यान रखना होगा। अगर इस समय इसमें सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, आप समझ रहे हो, तो मुझे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो क्या पता नहीं मिले। आप समझ रहे हो, क्या पता कुछ और हो जाए। तो मैंने जितनी मेहनत करी वो तो यार सारी बर्बाद हो जाएगी। और मेहनत के साथ साथ खर्च होता भी है मोटा पैसा, समझ रहे हो, तो लॉस बहुत हो जाएगा मनी का। इसलिए जो है बच्चा
बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट के अंदर जो है इस प्रोसेस को करा जाता है। ठीक है, ये आप नोट करना चाहो तो कर लो, बट समझने के लिए नोट करना था आपको, छोड़ो मत करो। आपको समझ में आ गया, क्योंकि आगे मैं इसको कराऊंगा। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टाइम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था उसमें मुझे ये एक्सपेरिमेंट आपको कराना है। अब जरा देखो, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर क्या, चलो वो पॉइंट मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप ये बताओ मुझे कि यार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडवांटेज किसको ज्यादा है, सेक्सुअल का या एसेक्सुअल का? तो आप कहोगे सर एडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल। बट ये एडवांटेज हम किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं? हम एडवांटेज जो है टर्म्स में बात कर रहे हैं वेरिएशन के, कि भैया वेरिएशन कहाँ देखने को मिलेगी आपको? जब दो ऑर्गेनिज्म भैया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस वहां पर आपको देखने को मिलता है। याद करो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्या वेरिएशंस जो है आपको देखने को मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? बिल्कुल। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है उसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, यानी कि जो कॉपी है एज इट इज वो सेकंड कॉपी आपके बन के तैयार हो जाएगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व रहता है, जबकि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जेनेटिक मटेरियल में। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है आपकी बेनिफिशियल होता है किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर पॉपुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो यार चीजें बिल्कुल सेम सेम चलती रहेंगी। आप समझ रहे हो यार, थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। जैसे कि आपके मम्मी आपके पापा दोनों ने मिलकर आपको जो है जन्म दिया, क्या आप एज इट इज रेप्लिका हो अपने पापा की? नहीं। क्या आप एज इट इज रेप्लिका हो मम्मी की? नहीं। आपके अंदर मम्मी के भी कुछ गुण हैं, आपके अंदर पापा के भी कुछ गुण हैं, दोनों गुणों से मिलके आप बने हो। आप समझ रहे हो? तो आपके अंदर थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस हैं। क्यों है ये वेरिएशंस? ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि आपका बाइनरी फिजन हो गया, एक से ही टूट के दो बन जाएंगे, तो यार सेम एज इट इज वो रेप्लिका बनती है, सेम कॉपी बनेगी वो उसकी। तो एडवांटेज कहाँ है? एडवांटेज आपको देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आप नोट डालोगे यहाँ पर, चलो इसकी थिकनेस थोड़ी कम करते हैं और यहाँ पर डालोगे आप बच्चा एक नोट, आप डालोगे यहाँ पर एक नोट। देखो और यहाँ पर नोट में डालो पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर लिखो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस तरीके से खींचो एक लाइन, ये एक ऐसे। आओ देखो, तो मैंने क्या कहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, वेरिएशंस को अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है? वेरिएशंस को। नहीं तो भैया सब सेम सेम दिखेंगे। अलाउ करता है वेरिएशंस इन, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल में, अलाउ वेरिएशंस इन जेनेटिक मटेरियल। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रिजर्व करता है किसको? जेनेटिक मटेरियल को, प्रिजर्व करता है जेनेटिक मटेरियल को। और ये जो वेरिएशंस हैं ये भैया यूजफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मे बी बेनिफिशियल टू, मे बी बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म, मे बी बेनिफिशियल टू organism as well as population, as well as population। बताओ क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? दैट मीन्स अब मैं अगर आपसे पूछूंगी भैया एडवांटेज किसको है, भैया जो एडवांटेज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एडवांटेज जो है वो आपका किसका ज्यादा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि ये भैया अलाउ करता है किस चीज को? आपकी वेरिएशंस को। अब देखो ये चीजें उसको समझ में अच्छे से आएंगी जिसने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये सब समझ रखा है, उसको पता है वेरिएशंस का मतलब क्या है और किस तरीके से होती हैं। ठीक है, अब जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको तो भाई समझ में ही नहीं आएगा क्या होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो ऐसा करो बच्चों, इसको पॉज करो और आप नोट करो, इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। हो गया नोट? अब देखो, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए क्या, कि सर आप ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हो, हम इसको नॉर्मली भी तो कर सकते हैं, और पहले होता भी था, जैसे कि आपने ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स को देखा होगा, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग में आपको देखने को मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी प्लांट का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, समझना। कोई एक प्लांट एक्स है, कोई एक प्लांट आपका एक्स है, इसकी दो वेराइटीज हैं, ठीक है। एक के अंदर क्या देखने को मिलता है, इसका जो फ्रूट है प्लांट एक्स का, एक में जो फ्रूट है उसका कलर है येलो, ठीक। बट ये कैसा है, येलो बट नॉट स्वीट, ठीक है, मीठा नहीं है ये, ठीक है। जबकि जो इसकी दूसरी वैरायटी है, उसमें क्या है, उसमें जो फ्रूट आता है, ये तो वैरायटी वन है, ठीक है। जो इसकी दूसरी वैरायटी है, ठीक है, उसके अंदर जो इसका फ्रूट है, वो जो है कैसा है, वो आपका सपोज करते हैं, यार ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, एक मिनट, रुको 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 रुको, ओहो, चलो ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, आओ देखो देखो रुको। हम्म। देखो, चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, हाँ। देखो, उस एग्जांपल को छोड़ो, इसको देखो। अब सपोज करते हैं यहाँ पर कोई एक प्लांट है, ठीक, प्लांट ए या प्लांट वन, और ये है प्लांट टू। अब इस प्लांट टू के पास कुछ ऐसे जीन्स हैं जो प्लांट वन को चाहिए, इसके पास है कुछ डिजायर्ड जीन्स। अब जर्नली क्या होता था, पहले के टाइम पे क्या करते थे, हम इसको क्रॉस कराते थे, इन दोनों का जब आप क्रॉस कराओगे, ठीक है, यानी कि आप क्या कहते हो, एक हाइब्रिड प्लांट बनाओगे, जिसको आप कहते हो हाइब्रिडाइजेशन। तो होगा क्या, इसके पास देखो प्लांट वन को कुछ ऐसे जीन्स चाहिए जो प्लांट टू के पास है, बट ऐसा तो है नहीं कि इसको जो सारे के सारे प्लांट टू के पास जीन्स हैं वो सारे प्लांट वन को चाहिए, नहीं। प्लांट वन को प्लांट टू का कुछ जो है पार्ट चाहिए, जो कुछ ऐसा जीन है जो उसके लिए यूजफुल है, ठीक है। बट इसके अलावा कुछ अनयूजफुल जीन्स भी तो हैं, जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो वो अनयूजफुल जीन्स भी तो उसके साथ जाएंगे। तो ये जो है इसका थोड़ा सा एक नुकसान होता है, किसका, आपका ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स का। जबकि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो हमें डिजायर्ड जीन चाहिए हम क्या करेंगे, उसी को कट करके निकालेंगे और जो है सीधे के सीधे उस प्लांट के अंदर डाल देंगे, जिससे कि जो हमें इफेक्ट चाहिए सिर्फ वही इफेक्ट मिले, इसके अलावा कोई और इफेक्ट ना मिले। तो ये फायदा है हमारा किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। जबकि अगर आप ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, आपके डिजायर्ड जीन के साथ कुछ अनडिजायर्ड जीन्स भी जाते हैं, जब आप एक क्रॉसिंग ओवर कराते हो, जिसको आप क्या कहते हो, हाइब्रिड कहते हो, हाइब्रिड बन के आता है ना। तो आप नोट डाल लोगे यहाँ पर, देखो, आप डाल लोगे बच्चों यहाँ पर एक नोट, नोट में आप क्या डालोगे, और नोट में आप लिखोगे ट्रेडिशनल, आप लिखोगे बच्चों ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स जिनको यूज करा जाता था किसके अंदर, यूज्ड इन, एक तो आपकी प्लांट ब्रीडिंग में और एक एनिमल की ब्रीडिंग में, एनिमल्स में भी तो हाइब्रिड बनाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग। तो इसमें क्या होता था, इसके अंदर एक समस्या थी, और वो समस्या क्या थी, वो समस्या ये थी कि यहाँ पर आपको जो है डिजायर्ड जीन तो चला जाता था, बट उसके साथ कुछ अनडिजायर्ड जीन्स भी जाते थे, ठीक। तो आप यहाँ पर लिखोगे इंक्लूजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ undesired genes, inclusion of undesired genes
विद द डिजायर्ड जीन, विद द डिजायर्ड जीन। बताओ समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना। जब आप नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन कराते हो या क्रॉसिंग ओवर कराते हो तो उसके अंदर क्या होता है भैया, जो जीन चाहते हो वो तो चला जाएगा बट उसके साथ कुछ अनचाहे जीन भी जाएंगे, जबकि हमें तो सिर्फ जो हम चाहते हैं वही जाए। तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जिससे जो हम चाहते हैं वही हो। ठीक, अब मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग इन डिटेल बताने वाला हूँ। इन डिटेल मतलब आपको एक बहुत बेहतरीन आइडिया मिलने वाला है, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर भी बताया था ना, इकोलाई में ड्रग रेजिस्टेंट बना के। अब आपको पता लगेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ स्टेप्स के बारे में, जरा देखो। और इस चैप्टर की एनसीईआरटी तब तक मत पढ़ना जब तक मैं नहीं पढ़ाऊं, प्लीज मेरे तरीके से चल लो यार एक बार इस चैप्टर के लिए। अब देखो यहां पर आप लिखोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक मिनट स्टार बनाते हैं, चलो आओ देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको याद है सबसे पहले हम क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए, हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। तो पहली जो इसकी स्टेप है वो क्या है, तो जो पहली स्टेप है वो है आपकी क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो जरा ध्यान से, अब सपोज करते हैं कि हमें जो है क्या करना है, हमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। तो क्या हमारे पास कोई तो ऐसा डिजायर्ड जीन होगा जिसके साथ हमें ये काम करना है। तो क्या सबसे पहले हम डिजायर्ड जीन देखेंगे, आओ देखो। सपोज करते हैं ये है मेरा डिजायर्ड जीन, ये देखो इस तरीके से मेरा ये क्या है, आपका डीएनए है, ठीक है। इसके अंदर मेरा मौजूद है यहाँ पर ये डिजायर्ड जीन, ये रहा मेरा डिजायर्ड जीन। ये आपका क्या हो गया बच्चा, देख ये हो गया तेरा डीएनए, ये तेरा क्या है, पीस ऑफ डीएनए कह ले चल, तो इसको पीस ऑफ डीएनए। ये हो गया बच्चा तेरा पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। अब ये जो तो पीस ऑफ डीएनए दिख रहा है इसके अंदर ये वाला जो सेगमेंट है इतना, ये है आपका वो डिजायर्ड जीन जो आपको चाहिए। क्या है, ये है आपका बच्चा डिजायर्ड जीन जो मुझे चाहिए। अब मुझे अगर ये डिजायर्ड जीन चाहिए तो क्या मैं इस पूरे डीएनए को तो लूंगा नहीं भाई, मुझे तो सिर्फ इतना सा ही इस पीस ऑफ डीएनए का पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको काट दूंगा, मैं क्या करूंगा बच्चा, इसको काट दूंगा। देख यार एक पीस ऑफ डीएनए लिखना थोड़ा ठीक नहीं होगा यहाँ पर, नहीं तो आप समझोगे डीएनए का एक पीस, मैं मान लेता हूँ कि पूरा एक डीएनए है, ठीक है। इसमें जो है इतना सा जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है, ये है मेरा डिजायर्ड जीन वाला पार्ट, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो है इसकी करनी है कटिंग, मुझे क्या करना है, मुझे करनी है इसकी कटिंग। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, इसकी करनी है कटिंग, कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन। ये जो डिजायर्ड जीन है मुझे इसकी क्या करनी है बच्चा, मुझे इसकी करनी है कटिंग। अब एक बात बताओ इसकी कटिंग कैसे करी जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी चीज की कटिंग करनी है तो आप क्या कहते हो, यार हमें काटने के लिए क्या चाहिए, या तो हमें एक, आपने देखा वो कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं, इसको आरी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको पता नहीं, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा। जैसे आप जो है कैंची का इस्तेमाल करते हो पेपर कटिंग के लिए या किसी और चीज के लिए सिजर कहते हो, ऐसे ही जो है डीएनए को कट करने के लिए आपके होती हैं कुछ मॉलिक्यूलर सिजर्स। क्या होती है, मॉलिक्यूलर सिजर्स, जिसको आप कहते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसको आप कहते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये इतने यूजफुल हैं, इतने ज्यादा यूजफुल हैं, मतलब इनके बिना आपकी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस मतलब सोची ही नहीं जा सकती, समझी ही नहीं जा सकती, आप समझ रहे हो। तो जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी करनी पड़ेगी बच्चा कटिंग। अब कटिंग किसकी मदद से करोगे, कटिंग जिसकी मदद से करते हो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या कहते हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि आपके होते हैं क्या, जो कि आपके होते हैं क्या, मॉलिक्यूलर सिजर्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि हैं आपके बच्चा मॉलिक्यूलर सिजर्स। क्या काम करते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स, मॉलिक्यूलर सिजर्स जो है बच्चा वो आपके कटिंग ऑफ डीएनए करते हैं। अब देखो ये क्या करेंगे, इस डीएनए को जो है काट देंगे।
अब तोड़ देंगे तो इसको कई हिस्सों में तोड़ देंगे, देखो दिख रहा है, ये इस तरीके से तोड़ दिया, इस तरीके से ये, और आपका ये इस तरीके से इसने क्या कर दिया, कटिंग कर दी, और ये देखो ये आ गया आपका यहाँ पर एक डिजायर्ड जीन वाला पार्ट। अब जरा देखो, अब आपने क्या देखा, आपने जो है सबसे पहले तो डीएनए वो देख लिया जिसमें आपको जो डिजायर्ड जीन चाहिए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल कर लिया। फिर उसके बाद क्या करा, आपको वो डिजायर्ड जीन उस डीएनए से काटना पड़ेगा। काटने के लिए आप क्या लेके आए, मॉलिक्यूलर सिजर, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है सिर्फ उसी को तो काटेंगे नहीं, वो तो पूरे डीएनए के बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स आपके कर देंगे, जिसमें से आपका एक पार्ट क्या होगा, वो डिजायर्ड जीन होगा। अब क्या इसमें से आपको छांटना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि भैया आपका जो है जो डिजायर्ड जीन आपको चाहिए वो कहाँ है, क्या आपको ढूंढना पड़ेगा। और जो इसका सेपरेशन करा जाएगा, जो आपका डिजायर्ड जीन का सेपरेशन होगा, वो एक टेक्निक से करा जाता है, जो टेक्निक होती है बच्चा आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। मैं ऊपर से आपको अभी आइडिया दे रहा हूं जेनेटिक इंजीनियरिंग का बच्चा, ये सारी प्रोसेस इन डिटेल हमको पढ़नी है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमको जानना है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रोसेस को हमने इन डिटेल समझना है, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसके बाद होगा आपका बच्चा सेपरेशन। क्या होगा आपका, होगा सेपरेशन, किसका, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन किसके थ्रू होगा, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक प्रोसेस होती है जिसको हमें इन डिटेल पढ़ना है, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब आप इस प्रोसेस को कर लोगे तो आपका जो डिजायर्ड जीन है वो आपको मिल जाएगा, डिजायर्ड जीन आपको मिल जाएगा। सपोज कर लो ड्रग रेजिस्टेंट जीन है यार, ये कुछ भी समझ लो, डिजायर्ड जीन। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने डिजायर्ड जीन को आइसोलेट कर लिया, किससे, जिस भी डीएनए में आपको ये मिला। अब क्या आप इस जीन को सीधे के सीधे किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दोगे, सर डाल देंगे, डाल भी दिया तो क्या ये अपना इफेक्ट शो कर पाएगा खुद ब खुद, नहीं सर, ये खुद ब खुद अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता। तो ये एक और हमारे आगे समस्या आ गई। फिर क्या सॉल्यूशन है, सर इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर हम इसको किसी भी तरीके से किसके साथ जोड़ दिया जाए, किसके साथ, आपको पता है कि खुद से इफेक्ट नहीं दिखा सकता, बट अगर मैं इसको अपने जिसके ऑर्गेनिज्म में आप डाल रहे हो उसके डीएनए के साथ इसको जोड़ दिया जाए तो ये अपना इफेक्ट दिखा सकता है, ठीक। या फिर हम दूसरी चीज एक और कर सकते हैं, पता है क्या कर सकते हैं, हम जो ऐसा करते हैं, इसको ट्रांसफर करने के लिए हम एक वेक्टर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, हम एक वेक्टर लेके आएंगे, ठीक है। अब वो वेक्टर कौन होगा ये आपको अभी पता लगेगा, जरा रुकना। आपको डिजायर्ड जीन मिल गया, अब एक और चीज, आपको डिजायर्ड जीन मिल गया, अभी आपको ये एक मिला है, ठीक है। आप इसके साथ तो आगे की प्रोसेस नहीं करोगे, क्योंकि आगे कहीं समस्या आ गई तो आपने जो इतनी प्रोसेस करी है वो बर्बाद हो जाएगी। आप समझ रहे हो, आपको सिर्फ इतना सा डिजायर्ड जीन मिला है आपका एक, आप चाहोगे पहले डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बना ली जाए। क्या बना ली जाए, आपकी इस डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बना ली जाए। अब देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, इस डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे जिससे कि हम एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से कर सकें। तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं, एक मिनट देना। मैंने इसको करा बच्चा कॉपी, देख ये, अरे यार इसका कोई सेंस नहीं रहा, हटो, आओ यहाँ। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ये आ गया आपका डिजायर्ड जीन, ये है बच्चा तेरा डिजायर्ड जीन। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बना लूंगा इसकी ढेर सारी कॉपी, जिससे कि मैं एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से कर सकूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी बनाऊंगा मल्टीपल कॉपीज। अब इसकी बनाई जाएंगी बच्चा क्या, मल्टीपल कॉपीज। तो आप यहां पर लिखोगे, इसके बाद करा जाएगा मेकिंग ऑफ मल्टीपल मेकिंग ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन। अब ये जो जिस प्रोसेस से करा जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पीसीआर, बाय पीसीआर। जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं बच्चा पीसीआर, पीसीआर। पीसीआर सर क्या होती है, पीसीआर होती है बच्चा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर होती है तेरी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
इसको आप कहते हो बच्चा पीसीआर। तो पीसीआर की हेल्प से आपने क्या करते हो, पीसीआर की हेल्प से आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हो। एक मिनट मुझे इसको थोड़ा साइड में करने दो, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर आपको वेक्टर भी दिखाना है। क्यों? क्योंकि खुद से जाके जो है बच्चा क्या करेगा, अगर हम इसे सीधे डाल देंगे तो ये खुद से काम नहीं करता। जब तक कि हम इसको किसी डीएनए के साथ इसको लिंक नहीं करते तब तक ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता। कौन? अपना ये डिजायर्ड जीन। तो देखो इस तरीके से इस डिजायर्ड जीन की कई सारी कॉपीज आपकी बन गई। ये देखो, ये आपकी मल्टीपल कॉपीज बन गई। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको किसी ऐसे के साथ जोड़ना चाहता हूं जो मुझे एज अ वेक्टर हमारे लिए काम करेगा और जो इसकी कॉपी बनाने में भी मदद करेगा। आप समझ रहे हो, जिससे कि अपना शो इफेक्ट कर सके। तो हम यहाँ चूज करते हैं प्लाज्मिड को। क्या आपको याद है बच्चा प्लाज्मिड? प्लाज्मिड जो है वो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो कि आपका डबल स्ट्रैंडेड है, आपका सर्कुलर है, और इसके पास एक अपनी बड़ी बेहतरीन खासियत है। पता है क्या? ये जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये खुद ब खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे वेक्टर की तरह। यानी कि वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो होता है जो किसी को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आपका क्या कर रहा है बच्चा, मदद कर रहा है। जैसे कि मलेरियल पैरासाइट को आपकी ह्यूमन बॉडी में पहुंचाने में जो मदद करता है वो मदद करता है मॉस्क्यूटो। इसलिए हम मॉस्क्यूटो को कहते हैं बच्चा वेक्टर। मॉस्क्यूटो को हम क्या कहते हैं? मॉस्क्यूटो को हम कहते हैं बच्चा आपका वेक्टर। सेम वे में ये जो आपका डिजायर्ड जीन है, इसको जो है मुझे एक होस्ट के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचाना होगा जहां पर ये अपना इफेक्ट शो कर सके। अपना इफेक्ट ये अपने आप शो नहीं कर सकता भैया, इसको इफेक्ट शो करने के लिए जुड़ना पड़ेगा। किससे? आपके जेनेटिक मटेरियल से, क्रोमोसोमल डीएनए के साथ। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो प्लाज्मिड एक इतना बेहतरीन मुझे ऑप्शन दिखता है कि प्लाज्मिड मेरा वेक्टर की तरह भी काम कर रहा है, ऊपर से इसके साथ जुड़ भी जाएगा और जो है क्या करेगा बच्चा, ये जो है उसके साथ जुड़ जाएगा और अपने आप रेप्लीकेशन भी कर लेगा। ठीक, तो देखो, तो आप यहां पर बनाओगे प्लाज्मिड, आप यहां पर बनाओगे बच्चा प्लाज्मिड। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया बच्चा आपका प्लाज्मिड। ये क्या है? ये है आपका प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की क्या क्या खासियत है जरा देखो। हाँ, देखो प्लाज्मिड जो है वो है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए याद है प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या आप कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा, इसके अलावा आपका ये क्या है? ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। इसके पास एक खासियत है, वो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपनी कॉपी खुद बना लेता है। क्योंकि मुझे पता है जो डिजायर्ड जीन है, अगर मैं इसको सीधे सीधे डाल दूंगा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये भैया अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता जब तक ये जुड़ेगा नहीं इससे, जेनेटिक मटेरियल के साथ। इसलिए हम इसको यूज करते हैं एज अ वेक्टर, यूज्ड एज अ वेक्टर। अब जरा देखो, क्या मुझे इसके अंदर इसको फिट करना है, तो क्या प्लाज्मिड का जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो मुझे थोड़ा निकालना पड़ेगा जिससे कि मैं इसको फिट कर सकूं। दैट मीन्स मुझे प्लाज्मिड में भी थोड़ी काटा पीटी करनी पड़ेगी। और जब भी काटा पीटी की बात आएगी तो आपका किसकी मदद से काटा पीटी करी जाएगी? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। तो देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल यहां पर भी होगा। और मैं आपको बता दूं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल होता है भैया जिस डीएनए को आपने जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा था डिजायर्ड जीन निकालने के लिए, उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, यानी कि उसी सेम आर ई से आपको प्लाज्मिड को भी काटना पड़ेगा। तो आर ई दोनों के केस में सेम है। जिस डीएनए के अंदर मेरा डिजायर्ड जीन था, जिससे मैंने उसको काट के डिजायर्ड जीन निकाला, वहां पर जो आर ई आपका इस्तेमाल हुआ उसी को काटने में आपका प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड में भी जो आर ई इस्तेमाल होगा वही होगा। अब जरा देखो, मैंने काट दिया, अभी आपको पता लग जाएगा हम ऐसी क्यों कह रहे हैं। काफी चीजों के आंसर आपको आगे मिलेंगे। तो देखो ये इस तरीके से कट के तैयार हो गया। अब जो है मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, मैं इसको जोड़ दूंगा, मैं इन दोनों को क्या करूंगा बच्चा, जोड़ दूंगा। और दोनों को जोड़ने के लिए मुझे क्या लगेगा, फिर से कोई एंजाइम लगेगा जिसका नाम होगा आपका डीएनए लाइगेज, जो कि है आपका क्या, मॉलिक्यूलर ग्लू।
ये जोड़ने के लिए भी तो एंजाइम लगेगा, इसको आप कहोगे डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज जो कि है आपका मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू। और इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपको देखने को मिलेगा बच्चा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देख, तो ये तेरे को क्या दिख रहा है, ये जो तेरे को बन के आया है ये कहलाता है तेरा बच्चा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये कहलाता है तेरा आर डीएनए, ये कहलाता है बच्चा तेरा आर डीएनए। बताओ क्या आपको समझ में आया ये आर डीएनए हमने बनाया कैसे, बताओ हाँ या ना। क्या आपको समझ में आ गया आर डीएनए कैसे बना? देखो शुरू से हम बात करते हैं। मैंने कहा मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे आगे एक प्रॉब्लम आई होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे किसी के अंदर कोई अपना डिजायर्ड जीन डालना है। तो सबसे पहली बात तो मुझे अगर किसी के अंदर कोई खासियत डालनी है, भैया एक जीन के पास कुछ तो खासियत है, कुछ तो अपना इफेक्ट है, तभी तो मैं उसमें डालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जहां पर मुझे वो डिजायर्ड जीन दिखाए उसके डीएनए से मुझे उसको क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा, मुझे इसे काट के निकालना होगा। जब काटने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपका होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम उस डीएनए के छोटे 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 कई सारे टुकड़े कर देंगे। अब उन कई सारे टुकड़ों में से एक टुकड़ा ऐसा है जिसमें जो कि हमारा डिजायर्ड जीन है, आप समझ रहे हो। तो मुझे उसको सेपरेट करना पड़ेगा उन सारे टुकड़ों से। तो जब मैं उसको सेपरेट करूंगा तो मुझे सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक लगती है, उस टेक्निक को हम कहते हैं आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस टेक्निक को हम कहते हैं आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसकी मदद से मैं क्या करूंगा, आपके डिजायर्ड जीन को बच्चा सेपरेट कर लूंगा। अब मेरे आगे डिजायर्ड जीन आ चुका है जो कि मैंने सेपरेट कर लिया। बताओ आपको समझ में आ गया? फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये डिजायर्ड जीन आ गया। अब यार मैं एक जीन के साथ तो काम नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा पहले मैं इसकी कई सारी कॉपीज बना लूं, समझ रहे हो। कॉपीज बनाना जरूरी है। अगर मैं इस एक जीन को ले जाके आगे रिएक्शन को फर्दर करूंगा, समझ रहे हो, जोड़ने की प्रोसेस अगर वो फेल हो जाती है, ये आप देख रहे हो डीएनए लाइगेज की मदद से मैंने अभी जोड़ा था, ये प्रोसेस अगर फेल हो गई तो यार जो डिजायर्ड जीन निकालने की मेहनत करी थी वो बर्बाद हो जाएगी। वो बर्बाद ना हो इसलिए हम इसकी कई सारी कॉपीज बना के रख लेते हैं। और जो कॉपीज बनाते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों पीसीआर, जो कि आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर लोगे तो कई सारी कॉपीज बन जाएंगी उस डिजायर्ड जीन की, और जब कई सारी कॉपीज इस डिजायर्ड जीन की बन जाएंगी तो अब ये जो जीन आपके पास आया है मैं इसको सीधे होस्ट के अंदर नहीं डाल सकता क्योंकि ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। और मैं इसको डालने के लिए भी तो भाई मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, समझ रहे हो। यानी कि मुझे किसी वेक्टर की नीड है। फिर जब ये अंदर पहुंच जाएगा तो इसको जो है जुड़ना पड़ेगा उससे, किससे, आपके। ये अपना इफेक्ट खुद ब खुद शो नहीं कर सकता है डिजायर्ड जीन, जब ये डीएनए का पार्ट होगा तभी तो शो करेगा। इसलिए हम प्लाज्मिड को चुनते हैं। प्लाज्मिड क्या है आपका, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, हम इसी को यूज करते हैं वेक्टर की तरह। हम प्लाज्मिड लेते हैं और प्लाज्मिड का जो है थोड़ा सा हिस्सा काट देते हैं। हम उसी आर ई से काटते हैं जिससे हमने उस डीएनए को काटा था, जिससे हमने डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन करा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन और जो प्लाज्मिड है, कटा हुआ प्लाज्मिड है, उसको जो है जोड़ देते हैं, किसकी मदद से, गोंद की मदद से, मॉलिक्यूलर ग्लू की मदद से, जिसको आप कहते हो डीएनए लाइगेज। और फिर जो आपको डीएनए का पीस मिलता है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम कहते हैं आर डीएनए। क्या आपको प्रोसेस समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, इसके बाद इसको ट्रांसफर करना है। किसके अंदर ट्रांसफर करना है आपको, आपको जो है इसके अंदर जिस भी होस्ट के अंदर आप चाहते हो उसके अंदर आप क्या करोगे बच्चा, इसको ट्रांसफर कर दोगे। समझ रहे हो? क्या आपको समझ में आ गई? बताओ हाँ या ना। तो ऐसा करो, आप इसको नोट करो, चलो आप इसको नोट करो, पॉज करो और बच्चा नोट कर लो। कर लिया नोट? अब आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम अगली प्रोसेस पर आपकी बढ़ेंगे। तो आपको ये एक चीज तो समझ में आ गई कि किस तरीके से जो है बच्चों आपका बनाया जाता है, कौन बनाया जाता है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जरा देखो, अब डालो आप सेकंड स्टेप। अब इसको ट्रांसफर भी तो करोगे। अब आप करोगे बच्चे ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट। देखो
अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो होस्ट जानो, होस्ट हम यहाँ पर किसको कह रहे हैं, होस्ट हम किसको कह रहे हैं। तो देखो, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं आपका होस्ट। तो आप यहां पर लिखोगे क्या बच्चा, आप यहां पर लिखोगे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इन विच, ऑर्गेनिज्म इन विच recombinant DNA is transferred, in which recombinant DNA is transferred, उसको हम कहते हैं क्या, आपका बच्चा होस्ट। जैसे कि यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन, वो होगा एसर्शिया कोलाई, जिसको आप कहते हो बच्चा ई कोलाई। ई कोलाई का एग्जाम्पल आपको काफी बार देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, एक क्लोजली जो है आपका क्या कहते हैं, एक बैक्टीरिया जो कि क्लोजली रिलेटेड है किससे, आपके साल्मोनेला से, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लोगे अ बैक्टीरिया, ई कोलाई कौन है, एक बैक्टीरिया है, अ बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, साल्मोनेला। अब देखो किस तरीके से ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है, देखो अ, देखो ये ज्यादा, देखो यही तो था जो हमने आरडीएनए बनाया था, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है बच्चा ट्रांसफर करते हैं, इसको देखो, ये है आपकी एसर्शिया कोलाई, ये है आपकी क्या बच्चा, एसर्शिया कोलाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर जो है क्या करेंगे, अब इसको इसके अंदर क्या करा जाएगा, ट्रांसफर करा जाएगा, जिस प्रोसेस को आप कहते हो बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, जिस प्रोसेस को आप कहते हो बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा एसर्शिया कोलाई, जो कि आपका बन चुका होगा, जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका होगा, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपका बन चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन आ गया, देखो इसके अंदर ये जो है आपका, ये देखो ये देख रहे हो। तो आपका जो डिजायर्ड, जो आपका बेटा जेनेटिक आप जो चाहते थे एसर्शिया कोलाई के अंदर डालना, वो आपने डाल दिया। तो आपने देखा किस तरीके से ये प्रोसेस होती है, जिसको आप कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन। और जो अब ये ई कोलाई है, पता है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेंट। देखो ये शब्द बार बार आपके आगे आएंगे आगे, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो ई कोलाई है, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है ट्रांसफॉर्मेंट, ये आपका कहलाता है बच्चा ट्रांसफॉर्मेंट, या फिर ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड स्लैश ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। देखो एक मिनट से जरा देखो, तो आपको समझ में आ गया, बताओ है या ना। यानी कि आपने क्या करा, पहले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और उसके बाद आपने क्या करा, उसको जो है आपने क्या करा, उसको आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी उसका करा दिया, ट्रांसफर भी करा दिया। अब इसके बाद क्या होती है, इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो होती है बच्चा आपकी जीन क्लोनिंग। इसको पॉज करो और जो है क्या करोगे आप, नोट कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद होगी आपकी थर्ड प्रोसेस, जिसको आप कहोगे जीन क्लोनिंग। यानी कि आप क्या करोगे, ये जो डिजायर्ड आपका जीन है इसकी क्या करोगे, जो ई कोलाई है ये क्या करेगा, मल्टीपल अपनी कॉपीज इसकी बना लेगा, समझ रहे हो। ये जो आपका डिजायर्ड पहुंच चुका है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज आपको देखने को मिलेंगी, इसी को आप कहते हो जीन क्लोनिंग। तो अब आ जाती है आपकी थर्ड स्टेप, जो कि है बच्चों जीन क्लोनिंग। और क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है कॉपी, और जीन मतलब जीन की कॉपी। तो यहां पर होती है आपकी जीन की क्लोनिंग।
तो आप यहाँ पर लिखोगे मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन। इसी को हम कहते हैं आपकी जीन क्लोनिंग। जैसे कि देखो, अरे यार क्या हो गया इसमें, चलना जरा देखो, ये देखो ये आपकी इकोलाई थी। अब ये क्या करेगी जरा ध्यान से आप देखना। यार क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा। तो ये देखो ये इसके अंदर पहुंच गया था। अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, डिवाइड करके दो कॉपी बनाएगा अपनी। जरा देखो, ये देखो ये इस तरीके से अपनी क्या करेगा, दो कॉपीज बनाएगा। देख रहे हो, इसने क्या करा, डिवाइड करके अपनी दो कॉपी बनाई। फिर क्या करेगा, ये इकोलाई भी आपका डिवाइड कर जाएगा, ये इकोलाई भी आपका क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। देख रहे हो, फिर क्या करेगा, ये अपनी कॉपीज बनाएगा। तो देख रहे हो इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज आपको देखने को मिलेंगी, इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज आपको देखने को मिलेंगी। देखो ऐसे ही मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो, तो इसी को हम कहते हैं आपका बच्चा जीन क्लोनिंग, इसी को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। आगे डिवाइड करता चलेगा, बेसिकली होगा क्या, इसने और कॉपी बनाई, और कॉपी, इस तरीके से आपका क्या होगा बेसिकली। अब होगा क्या, आप देख रहे हो डिजायर्ड जीन हमने डाला कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो होगा क्या, इस तरीके से इसका मल्टीपल चलता रहेगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट अपने आप बढ़ता रहेगा। बाद में आप क्या करोगे, इससे अपने प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लोगे, ठीक। अब मुझे आपको कुछ नोट डलवाने हैं। जैसे कि आपने जो है ORI के बारे में सुना होगा, जिसको आप कहते हो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्या होता है सर ORI, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो भी आप डीएनए देखते हो, उस डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, और उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही आपका डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होता है। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी बनना ही कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसको हम कहते हैं आपका ORI। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, जहां से आपका शुरुआत होती है किसकी, आपकी बच्चा रेप्लिकेशन की। यही एक कारण था कि डिजायर्ड जीन अपनी कॉपी खुद नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि उसके पास ORI नहीं है। तो उसे किसी ऐसे वेक्टर की जरूरत है जिसके पास ORI हो। तो बच्चा वो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के पास है खुद का ORI, वो खुद की अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। समझ रहे हो, इसलिए हमें एक वेक्टर की आवश्यकता आपकी पड़ती है। तो वेक्टर की डेफिनेशन भी मुझे आपको लिखानी है, ORI के बारे में भी मुझे आपको बताना है, ठीक। और हमारा ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसके साथ क्यों जुड़ा, इसका रीजन भी अभी मैं आपको नोट डाल के लिखाऊंगा, ठीक। तो देखो, चलो अब नोट डाल लो आप। एक मिनट, नोट में सबसे पहले आप डालो ORI के बारे में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको आप कहते हो ORI। तो देखो, एक क्रोमोजोम होता है बच्चा, क्रोमोजोम के पास एक स्पेसिफिक आपका क्या है, क्रोमोजोम के पास स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है। अब भैया कोई ऐसा तो नहीं है क्लास में जो क्रोमोजोम ना जानता हो। भैया डीएनए की जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं बच्चा क्रोमोजोम, ठीक है। आप बेसिकली डीएनए ही है, डीएनए के पास अपना एक खुद का एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है, जिस पर जो कि आपका इनिशिएट करता है क्या, जो कि आपका इनिशिएट करता है, जो कि बच्चों आपका इनिशिएट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। उसी को आप कहते हो ORI, जो कि डिजायर्ड जीन के पास नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने जो है पूरे जीन में से इतना सा छोटा सा उसका हिस्सा निकाला है। समझ रहे हो, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। अब जो है आप वेक्टर की डेफिनेशन भी लिख लो।
वेक्टर। क्या होता है वेक्टर? देखो वेक्टर क्या है? वेक्टर जो है बच्चा वो आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल है। आ डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका प्लाज्मिड, ए डीएनए मॉलिक्यूल, आ डीएनए मॉलिक्यूल जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो किस चीज के लिए? यूज्ड टू कैरी, यूज्ड टू कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, या फिर आप जिसको कह सकते हो डिजायर्ड जीन, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनटू अनादर सेल, या फिर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में होस्ट, जो कि आपका एक्ट कर रहा है कैसे? देखो जरा, एक्टिंग एज अ व्हीकल, क्योंकि ये व्हीकल की तरह काम कर रहा है। जिस तरीके से आप अपने स्कूटी या बाइक का इस्तेमाल करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सेम वे में भाई ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी तो किसका इस्तेमाल कर रहा है? प्लाज्मिड का। एक्टिंग एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसफरिंग, फॉर ट्रांसफरिंग डिजायरेबल जीन, फॉर ट्रांसफरिंग डिजायरेबल जीन। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपका जो मॉस्किटो होता है आपका, वो क्या है? वेक्टर की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? मलेरियल, मलेरियल पैरासाइट के लिए, जो कि ह्यूमन बॉडी में जाना चाहता है। तो इसको ट्रांसफर कराने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कौन मदद कर रहा है? आपका मॉस्किटो कर रहा है। तो मॉस्किटो कैसे एक्ट कर रहा है आपका? एज अ वेक्टर। ठीक, आपको वेक्टर की डेफिनेशन समझ में आ गई। आपको मैं एक नोट और डलवा देता हूं जो कि आपके लिए जरूरी है। और ये नोट क्या है? इफ डिजायर्ड जीन, इफ डिजायर्ड जीन, अगर डिजायर्ड जीन को डायरेक्टली आपका क्या करा गया? इफ डिजायर्ड जीन डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू, डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू होस्ट, अगर उसे डायरेक्टली होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि जीन आपने जो है डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करा, आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई और आपने क्या करा? फिर उसकी एक कॉपी को किसके अंदर डाल दिया? होस्ट के अंदर। तो भैया वो नहीं कर पाएगा अपना काम, वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, वुड नॉट, वुड नॉट बी एबल टू, अरे यार, आप लिखोगे वुड नॉट बी एबल टू, वुड नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। भैया खुद से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इसके पास खुद का भाई ओ आर आई ही नहीं है, इसके पास थोड़ी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद बहुत ही छोटा सेगमेंट है। आप समझ रहे हो? तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें जो है डिजायर्ड जीन को क्या करना पड़ता है? इसलिए हमें जो है इसको क्रोमोजोम के साथ, यानी कि इसलिए हमें इसको जो है बच्चा प्लाज्मिड के साथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्लाज्मिड के पास ओ आर आई है। तो वो हमारे लिए वेक्टर की तरह भी काम कर रहा है और बाद में इसकी कॉपीज भी बना रहा है। आपको समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्यों जरूरत पड़ रही है। इफ डिजायर्ड जीन, इफ डिजायर्ड जीन, अगर डिजायर्ड जीन को किसी भी तरीके से हम पार्ट बना देते हैं, बिकम्स पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, बिकम्स पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, उसके बाद ये रेप्लिकेट कर लेगा, देन इट विल रेप्लिकेट, देन इट विल रेप्लिकेट। क्यों? क्योंकि भैया क्रोमोसोमल डीएनए के पास तो क्या है? क्रोमोसोमल डीएनए के पास तो आपका क्या होता है? क्रोमोसोमल डीएनए के पास तो आपका होता है क्या? ओ आर आई। इसलिए वो रेप्लिकेट कर लेता है। इसलिए तुमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी कि प्लाज्मिड का आपका क्या करा बच्चा? इस्तेमाल करा। आपको समझ में आ गया प्लाज्मिड का क्यों इस्तेमाल करा? क्योंकि बेहतरीन आपका वेक्टर होता है। तो आज का जो लेक्चर है मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में मैं आपको स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिखाऊंगा। ठीक है? बेसिकली आपको आज काफी स्टेप्स का पता लग गया। इन्हीं को जो है मैं लिखवा दूंगा एक बार कल, और जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे के पूरे लेक्चर का। तो क्या आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया? बताओ, है ना? आप पॉज करके नोट कर लोगे इसको। तो क्या आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगा यार बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली हम बायोटेक्नोलॉजी में कर क्या रहे हैं?
हमें यार कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, समझ रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उसी पर्टिकुलर जीन को निकालते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, उसी से वो प्रोडक्ट आपका बनवा लेते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको जोड़कर। हमें सिर्फ डिजायर्ड प्रोडक्ट ही मिलता है, ये है बायोटेक्नोलॉजी। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक देखा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। कल का लेक्चर भी आपका शानदार होगा। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट अपने आप में एक अलग लेवल की है। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय, टेक केयर।